हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री एसएससी पीवाईक्यू पार्ट 2। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बेहद जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स used in our presentation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ओरिजिनल फाउंडर माने जाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के और एडिटर्स के कौटिल्य अर्थशास्त्र के? विकल्प है श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर श्याम शास्त्री, विलियम जॉन्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, आर श्यामा शास्त्री। स्पष्टीकरण, आर श्यामा शास्त्री ने ट्रांसक्रिप्ट किया था, एडिट किया था और पब्लिश किया था संस्कृत संस्करण को 1909 में और इसी के बाद उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया इसको इंग्लिश में और पब्लिश किया 1950। देखिए अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की तो ये जो बुक है ये हमें मिलिट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी, किंगशिप और पॉलिटी, इन सब के बारे में एक डिटेल चीजें बताती है। इस बुक को जिन्होंने लिखा था उनका नाम है कौटिल्य और कौटिल्य को ही हम चाणक्य नाम से भी पुकारते हैं। तो इनकी इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था आर श्यामा शास्त्री ने सबसे पहले साल 1915 में। सबसे पहले उन्होंने इसे 1909 में संस्कृत में ट्रांसक्रिप्ट किया, उसके बाद इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट कर दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर जो कि ग्रीक के रूलर थे, झेलम नदी किनारे उन्होंने किससे युद्ध लड़ा था? विकल्प है अम्बी से, चंद्रगुप्त मौर्य से, पोरस से या धनानंद से। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समा। सही उत्तर है यहाँ पे सी, पोरस। स्पष्टीकरण, पोरस ने लड़ाई लड़ी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट से बैटल ऑफ हाइडापेसिस में, जिसे झेलम के नाम से जाना जाता है, 326 बीसी में, और माना जाता है कि पोरस इस लड़ाई में हार गया था। तो देखिए यदि हम बात करें अलेक्जेंडर के आक्रमण की तो इससे पहले हमें शुरू करना पड़ेगा एकेमेडियन एम्पायर से। एकेमेडियन एम्पायर जो बाद में आपका बन गया पर्शियन एम्पायर और बाद में ही हम इसे जानते हैं ईरान के नाम से। तो जिस समय ये एकेमेडियन हुआ करता था उस समय यहाँ के राजा थे डोरियस प्रथम। तो डोरियस प्रथम ने सबसे पहली बार भारत में आक्रमण करके सिंध, जो कि आज के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है, उसको कब्जाया। इसके पश्चात अलेक्जेंडर ने डोरियस 3 पे अटैक कर दिया और अलेक्जेंडर जो थे वो असल में मैकडोनियन एम्पायर से बिलोंग करते। डोरियस 3 को हराने के बाद जब अलेक्जेंडर ने ईरान पे कब्जा किया उस समय उन्हें पता चलता है कि सिंध नाम की कोई जगह है या हिंद नाम की कोई जगह है जहां पे बहुत सारी वेल्थ है और बाकी चीजें। अलेक्जेंडर ने इसके बाद ईस्ट में, क्योंकि ईरान से ईस्ट की तरफ पड़ता था हमारा सिंध यानी कि भारत का, उसकी तरफ बढ़ना और आक्रमण करना शुरू करा।
अब यहाँ पे धनानंद, गंगा, इसके पश्चात पोरस, झेलम, और फिर आते हैं हमारे अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने जब भारत में हमला करना शुरू करा सिंध में, तो उन्हें जो एक टारगेट मिला वो मिला पोरस से। पोरस जो थे उस समय सिंध में एक राज करते थे अपना वो, ठीक। अब अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई होती है उसे कहा जाता है द बैटल ऑफ हाइडापिसिस, क्योंकि हाइडापिसिस असल में झेलम नदी का ही नाम है, लेकिन ग्रीक भाषा। अलेक्जेंडर ने पोरस को इस युद्ध में हरा दिया और बाद में पोरस और अलेक्जेंडर ने एक अलायंस कायम कर लिया, जिसे हम ग्रीक इंडो अलायंस के नाम से भी जानते हैं। अभी जो ग्रीक इंडो अलायंस था ये ईस्ट में और आगे बढ़ना चाहता था, यानी गंगा नदी को और क्रॉस करना चाहता था, लेकिन गंगा नदी के उस पार धनानंद राजा थे, नंद डायनेस्टी के, और माना जाता है कि नंद डायनेस्टी उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उनके पास बहुत ज्यादा वेपन, फौज और बहुत सी चीजें। तो इसी वजह से जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी जिसमें केवल 20,000 सोल्जर्स थे, और वहीं पे धनानंद की जो आर्मी थी उसमें करीबन करीबन 2 लाख सोल्जर, 5,000 की कैवलरी और 3,000 हाथी थे। इतनी बड़ी फौज से भिड़ने लायक ये फौज नहीं थी, और अलेक्जेंडर अपना जो इन्वेजन था, आक्रमण था, वो गंगा तक आके रोक देते हैं, यानी गंगा के वेस्ट में तो वो चीजों को कब्जाते हैं, लेकिन गंगा के ईस्ट में वो नहीं आते। तो याद रखिएगा, जो लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर की झेलम नदी किनारे वो पोरस से हुई थी, और किस तरीके से अलेक्जेंडर भारत की तरफ आकर्षित हुए, कहां से उन्हें प्रेरणा मिली, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। विकल्प है थानेश्वर, कांची, पाटलिपुत्र, शरवना बेलागोल। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, शरवना बेलागोला। स्पष्टीकरण, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय एक सन्यासी के तौर पे शरवना बेलागोला पे निकाले थे कुछ सालों के लिए, जिससे पहले कि वो उनको मृत्यु प्राप्त हुई, और उन्होंने जो जैन प्रथा है साले खाना की वो करी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑथर थे इंडिका के। विकल्प है फाइन, ह्यूएन त्सांग, मगस्थनीज या सेल्यूकस। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, और समय शुरू होता है। सही उत्तर है यहाँ पे सी, मगस्थनीज। स्पष्टीकरण, मगस्थनीज ने किताब लिखी थी, इसका नाम था इंडिका। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये असल में किताब लिखी कैसे गई और मगस्थनी किस प्रकार से भारत पहुंचते हैं। तो देखिए, जो जंग अलेक्जेंडर ने शुरू करी थी वो झेलम तक आके रुक गई। इसी बीच में जो धनानंद थे इनको हटाने के बाद नए राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं पे अलेक्जेंडर के बाद ग्रीक्स के नए राजा बनते हैं सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर जो थे वो ग्रीक थे और वेस्ट में थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य थे और ईस्ट में थे।
लगातार ईस्ट में और वेस्ट में, यानी ग्रीक और मौर्यंस की जो लड़ाई थी वो लगातार चल रही थी। ठीक इसी टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार हुआ करते थे, चाणक्य, वो एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालते हैं इस लड़ाई का, यानी इस लड़ाई को बंद करने का एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालते हैं। और उस डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के तहत उन्होंने दो चीजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। सबसे पहला था मैट्रिमोनियल अलायंस, और दूसरा क्या था, डिफाइनिंग फिक्स बाउंड्री। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग हम जाए, मैट्रिमोनियल लाइंस के अकॉर्डिंग, तो जो हेलेना थी, जो कि असल में एक ग्रीक प्रिंसेस थी या ग्रीक राजकुमारी थी, उनकी शादी करा दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से, ताकि जो ग्रीक और मौर्यंस थे उनके बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस कायम हो जाए। डिफाइनिंग फिक्स बाउंड्री के तहत जो हिंदू कुश माउंटेन है, उसका ईस्ट का जो हिस्सा था वो मौर्यंस को दे दिया गया, और वहीं पे इसका जो वेस्ट का हिस्सा था वो ग्रीक्स को दे दिया गया। ठीक है, तो ये दो चीजें यहां पे होती। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मगस्थनीस को, जो कि असल में एक ग्रीक एम्बेसडर थे या राजदूत थे, उन्हें भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और यहीं रहते हुए उन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम था इंडिका, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि उस समय भारत की सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री पावर कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। और इसी वजह से इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडोलॉजी, यानी भारत के बारे में जो पढ़ाई है उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, मगस्थनी। हालांकि जो मगस्थनी की बुक थी इंडिका, वो आज तक ओरिजिनली हमें कभी नहीं मिली, उसके जो बचे कुचे पार्ट्स थे वही हमें मिले, और उसी के बेसिस पे हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि मगस्थनी ने भारत के बारे में क्या लिखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ने किसने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को लिखा था? विकल्प है महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन या हरिसेन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, हरिसेन। स्पष्टीकरण, हरिसेन जो थे वो 4वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि थे, और उनकी जो सबसे फेमस कविता है 345 एडी में लिखी गई, और उसे इलाहाबाद पिलर पे लगाया गया। हरिसेन जो थे ये असल में कोर्ट पोइट भी थे, किसके, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कब और किसके द्वारा अशोकन इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहली बार पढ़ा गया? विकल्प है 1787 में जॉन टावर द्वारा, 1825 में चार्ल्स मैटकेल्फ द्वारा, 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा, या 1810 में हैरी स्मिथ द्वारा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। स्पष्टीकरण, जो इंस्क्रिप्शन थे उन्हें मेजर रॉक एडिट्स के तौर पे, माइनर रॉक एडिट्स के तौर पे, पिलर एडिट्स के तौर पे रखा जा सकता है,
और इसको सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर, ओरिएंटलिस्ट और एंटीक्वेरी थे। उन्होंने सबसे पहली बार डेसिफर्ड किया अशोकन एडिक्ट्स को 1837। तो देखिए, बात करें यदि हम अशोकन एडिक्ट्स की, तो अशोकन एडिक्ट्स जो थे उनमें 3 भाषाओं का इस्तेमाल या 3 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हमें मुख्यतः देखने को मिलता है। सबसे पहला था हमारा ब्रह्मी, दूसरा था खरोष्ठी और तीसरा था अरामिक। जो ब्रह्मी था, मुख्य तौर पे ये ईस्ट और सेंट्रल पार्ट्स में होता था। खरोष्ठी जो था वो नॉर्थ पार्ट्स में था और अरामिक जो था वो फार नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में था। ठीक है, तो जो हमारी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको 1784 में स्थापित किया गया सर विलियम जॉन्स के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप जो थे उसी का एक हिस्सा हुआ करते थे। 1837 में इन्होंने फाइनली जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी उसको डेसिफर्ड कर लिया कि उसमें लिखा क्या है, और इसकी वजह से जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस की टीचिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एथिक्स के बारे में, मोरल्स के बारे में, वो सभी पहली बार इजी लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट हो पाती है, क्योंकि जो ब्रह्मी थी वो उस समय पे लोगों को समझ में नहीं आती थी 1837 के आसपास। लेकिन जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जब उसे डिकोड कर लिया गया, तब वो इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो पाई, ताकि आम नागरिक भी उसे पढ़ सके। अगला प्रश्न है, जो स्कूल ऑफ आर्ट्स था जो कुषाण पीरियड के दौरान डेवलप्ड होता है, जिसमें मिक्सचर था इंडियन और ग्रीक स्टाइल का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मुगल आर्ट, कुषाण आर्ट, पर्शियन आर्ट या गंधार आर्ट? सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, गंधार आर्ट। स्पष्टीकरण, गंधार जो था वो अपने गंधार आर्ट बुद्धिस्ट आर्ट्स के लिए जाना जाता था, जो कि मर्जर था ग्रीक, सीरियन, पर्शियन और इंडियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस का। पार्थियन पीरियड के दौरान इसकी शुरुआत हुई और गंधार स्टाइल जो था वो पीक पे पहुंचता है कुषाण काल के दौरान, यानी पहले से 5वीं सदी के बीच में। इसके बाद जब ह्यून्स का आक्रमण होता है 5वीं सदी में, तब ये जो आर्ट फॉर्म थी ये पूर्ण तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यदि हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए, जो पार्थियंस थे, असल में माना जाता है कि ये मिडल ईस्ट से ओरिजिनेटेड थे, इसीलिए सीरियन और पर्शियन और खासकर ग्रीक यहाँ पे देखने को मिले। इन्होंने इंडिया में जब अपना रूल किया तो जो इंडियन कल्चर था ये उसमें भी काफी ज्यादा घुल मिल गया। और इसके बाद आते हैं आपके कुषाण। कुषाण जो थे ये असल में चाइनीज ओरिजिनेटेड थे। जब कुषाण का राज आया, और मुख्यतः जो इनके सबसे ताकतवर राजाओं में से थे कनिष्क, वो रूल करते हैं, तब वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स को काफी फेमस करते हैं। और जो दूसरा आर्ट फॉर्म था वो था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। इन दो को इन्होंने काफी ज्यादा फ्लरिश किया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की सबसे खास बात क्या थी? जो राजा का पुतला था या राजा का जो स्टैचू था, उसको अक्सर
भगवान की मूर्ति के साथ रखा जाता था मंदिरों में। यानी जो राजा है वो भगवान के बराबर है, ये दिखाने का सबसे पहला प्रयास किसने शुरू करा? कुशांस ने करा। कुशांस के जाने के बाद जो ह्यून्स थे, जब इन्होंने हमला करा गुप्त एम्पायर के टाइम पे, तो उसके बाद ह्यून्स ने इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट दोनों को ही पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है कि औजार और हथियार बनाने के लिए भारत के सबसे पहले जो नागरिक थे वो क्या इस्तेमाल करते थे? विकल्प है क्ले, वुड, स्टोन्स या ब्रोंज। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, स्टोन्स। स्पष्टीकरण, जो भारत के सबसे पहले लोग थे वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे औजार और हथियार बनाने के लिए। तो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो जो स्टोन एजिस हैं, यानी वो काल जिस समय जो इंसान थे वो हथियार और औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, दूसरा मेसोलिथिक यानी कि मिडल स्टोन एज, और तीसरा नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज। ठीक, भारत में तीनों ही स्टोन एज हमें देखने को मिलती है, और इसका जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है एक जगह पे, जहां पे तीनों ही स्टोन एज देखने को मिलती हैं, वो है होशंगाबाद, जो हमारा पड़ता है नर्मदा रिवर वैली में। कहां पे? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण का सबसे महान शासक था? विकल्प है वशिक, वासुदेव, भूविष्का या कनिष्का। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, कनिष्क। कनिष्क जो थे सबसे ताकतवर राजा थे कुषाण साम्राज्य के, और उनके समय जो आज के समय का इंडिया है, पाकिस्तान है और ईरान है, और इसी के साथ सेंट्रल एशिया और चाइना के कई हिस्से उस समय भारत में कुषाण एम्पायर के हिस्से हुआ करते थे, पहली और दूसरी सदी के दौरान। कनिष्क ने ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स को फेमस किया था। वहीं पे जो एक ट्रेडिशन था राजा की मूर्ति को भगवान की मूर्ति के साथ रखने का मंदिर में, वो भी कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत के मेडिकल ट्रायो को नाम बताइए। विकल्प हैं चरका, सुश्रुता, भागवत, चरखा, वत्स्याना और भागवत, चरखा, सुश्रुता और भारता, चरखा, सुश्रुता और पतंजलि। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, चरखा, सुश्रुता और भागवत। स्पष्टीकरण। चरखा चरखा को सबसे ज्यादा मुख्य कंट्रीब्यूटर्स में से माना जाता है आयुर्वेद के, एक मेडिसिन और लाइफस्टाइल का सिस्टम जो कि प्राचीन भारत में शुरू हुआ। और इसी के साथ जो जो मेडिकल ट्रीटीज थी, इनके द्वारा लिखी गई किताब थी चरका संहिता, उसके लिए जाना जाता है। चरका संहिता संस्कृत टेक्स्ट था आयुर्वेद के ऊपर, जो कि भारत की पारंपरिक दवाइयों के बारे में बताता। सुश्रुता सुश्रुता प्राचीन भारत के एक डॉक्टर थे जो कि कंपोडियन ऑफ सुश्रुता लिखने के लिए जाना जाते हैं। जो महाभारत था, एंशिएंट इंडियन एपिक, उसमें भी इनको दिखाया गया है कि ये विश्वामित्रा के बेटे थे, जो कि सुश्रुता संहिता के समय रखे गए थे। अगला भागवत। भागवत सबसे इन्फ्लुएंशियल क्लासिकल राइटर थे आयुर्वेद के ऊपर। उनके कुछ कामों को उनके साथ जोड़ के देखा जाता है, जैसे कि अष्टांगा संग्रह या फिर अष्टांगहृदय संहिता के बारे में। और यदि हम बात करें इसके बारे में तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। जैसे हम आयुष की बात करें, आप सभी ने आयुष का नाम सुना होगा, सरकार की अभी हाल ही में स्कीम है। तो आयुष का मतलब क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। ए का मतलब है आयुर्वेद, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्ध, और एच का मतलब है होम्योपैथ। और आयुष मिशन किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य स्रोत है जानकारी लेने का जो अशोक का आक्रमण था कलिंग के खिलाफ? विकल्प है पिलर एडिक्ट 7, महावंसा, दिव्य वंदना या फिर रॉक एडिक्ट 30। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, रॉक एडिक्ट 30। स्पष्टीकरण। जो मुख्यतः डिस्क्रिप्शन मिलता है कलिंग वॉर का वो 13वें रॉक एडिक्ट में दिया गया है अशोका के। और ये एडिक्ट हमें बताता है कि किस तरीके से तबाही मची थी कलिंग वॉर के दौरान और क्यों अशोक को उस पर दुख था। तो देखिए, हम बात करें इसके बारे में, तो जिस समय कलिंग वॉर लड़ा गया उस टाइम पे दो पावरफुल एम्पायर भारत में हुआ करते थे। एक था मौर्यन एम्पायर, दूसरा था कलिंग एम्पायर। मौर्यन एम्पायर पे उस समय जो राजा थे वो थे अशोक। अब जो मौर्यन एम्पायर था वो कलिंग एम्पायर को एक खतरे के तौर पे दिखता था, क्योंकि कलिंग जो था ये बहुत ज्यादा ताकतवर था सोसाइटी की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, इकोनॉमी की तरफ। तो इस खतरे को खत्म करने के लिए अशोका ने एक युद्ध छेड़ दिया कलिंग के खिलाफ, जिसे हम मुख्यतः जानते हैं कलिंग वॉर के तौर पर। ये युद्ध बहुत ही ज्यादा भीषण होता है क्योंकि दोनों तरफ ताकत बराबर थी, लेकिन अंत में अशोक जो थे वो जीत जाते। परंतु जब अशोक देखते हैं कि इस युद्ध में तबाही कितनी मची, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो कई सारे टेक्स्ट हैं उस समय के वो बताते हैं लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में, और कईयों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा। तो इस युद्ध के बाद अशोक ने जब ये सब देखा तो उन्हें काफी दुख हुआ, और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है उपागुप्त से। अब उपागुप्त कौन थे? उपागुप्त एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे या बौद्ध भिक्षु थे। ये अशोक से मिलते हैं और अशोक को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके बाद अशोक जो है वो
बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। और इसी के साथ जो दूसरा काम अशोक ने किया वो था जो वैरिघोषा था, यानी कि जो युद्ध की रणनीति थी या वॉर पॉलिसी थी, इसको उन्होंने बदल के कर दिया धर्म घोषणा, जो कि पॉलिसी थी पीस और रिलीजन की। अगला प्रश्न है, गंधार आर्ट निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत फली फूली? विकल्प है कुषाण, सातवाहनास, गुप्तास या मौर्य। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए द कुषाण। स्पष्टीकरण, गंधार स्टाइल जो था वो फला फूला और अपनी चरम तक पहुंचता है कुषाण काल के दौरान, यानी पहले से 5वीं सदी के दौरान। इसके बाद जो श्वेत ह्यून्स थे या व्हाइट ह्यून्स थे 5वीं सदी में जब उन्होंने आक्रमण किया, तो जो गंधार आर्ट थी वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल करा युद्ध में? विकल्प है अवंती, चंपा, मगध या कौसाल। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी मगध। स्पष्टीकरण, अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो पोरस थे, सबसे पहली बार उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल करा युद्ध में अलेक्जेंडर के खिलाफ, जब बैटल ऑफ हाइडाफिसिस चलता है। जैसे हम जानते हैं जो बैटल ऑफ हाइडाफिसिस था वही असल में बैटल ऑफ झेलम, क्योंकि ग्रीक्स जो थे झेलम को हाइडाफिसिस कहते थे, तो उसे बैटल ऑफ हाइडाफिसिस के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध में। लेकिन जो देखा जाए कि हाथियों का जो पूर्ण तरीके से इस्तेमाल था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और हाथियों का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े हिस्से पे अपना राज फैला दिया भारत में। क्योंकि जो एलिफेंट्स थे उस टाइम पे वो टैंक के तौर पे सर्व करते थे, यानी एलिफेंट्स का मतलब है टैंक। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अशोक थे उन्होंने भी काफी बड़े पैमाने पे हाथियों को अपनी सेना में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, जो वैदिक लिटरेचर है वो लिखी गई निम्नलिखित में से किस समय सारणी के दौरान? विकल्प है 3500 बीसी से 1000 बीसी, 2500 बीसी से 500 बीसी, 3000 बीसी से 1000 बीसी या 3500 बीसी से 2500 बीसी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे 2500 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच में। स्पष्टीकरण, जो वैदिक लिटरेचर है वो 2500 बीसी से 500 बीसी के बीच लिखी गई। जो टर्म है वैदिक लिटरेचर का, इसका मतलब है जो 4 वेदा और उनके संहिताज यहाँ पे लिखे गए। और जो वैदिक लिटरेचर है उसे हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि जो 4 वेदा थे जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल है, और उनके समासार। बाद में ब्राह्मणास को भी लिखा गया जो संहिता से अटैच थे, अर्यांकास उसके बाद आए और उपनिषद उसके बाद में। तो जो 4 वेद लिखे गए उसकी वजह से ही हम इन्हें वैदिक लिटरेचर के नाम से पुकारते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक्सपेक्ट नहीं थी लेटर वैदिक एज में? विकल्प है जो किनशिप थी उसकी जो महत्वपूर्णता थी पॉलिटिकल लाइफ में वो बढ़ गई, जो आयरन था उसकी डिस्कवरी हुई, पॉलीगामी की प्रैक्टिस शुरू हुई, या फिर सिंपल नॉन रिचुअलिस्टिक वर्शिप थी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है।
और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, डिस्कवरी ऑफ आयरन। स्पष्टीकरण, जो लेटर वैदिक पीरियड था 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में, वहां पे जो आयरन था वो पहले ही मिल चुका था। वहीं पे अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें, जो कि ईरानियन या इराकी सिविलाइजेशन थी, उसके अनुसार लगभग 5000 बीसी के समय ही आयरन मिल गया। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में, तो जो वैदिक एज थी उससे पहले हमारे पास जो सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो चैल्कोलिथिक थी, यानी इस समय पे हमें कॉपर और ब्रॉन्ज मिल चुके थे, और साथ के साथ ही हम स्टोन्स का तो इस्तेमाल करते ही थे। और इसी के जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, मैसो पोटामियन सिविलाइजेशन जो थी, ये सिविलाइजेशन आयरन का इस्तेमाल करती थी, यानी इनके पास आयरन था। तो जो वैदिक एज थी, जब उसकी शुरुआत होती है हमारी लगभग 1500 बीसी के आसपास, उस समय तक जो आयरन था वो मिल चुका था। तो इसीलिए जो लेटर वैदिक पीरियड था, जो 1500 बीसी के बाद आता है, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में आता है, उस समय तक आयरन मिल चुका था। तो जो डिस्कवरी ऑफ आयरन है वो इसका कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही वहां पे चीज थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता संभाली थी? विकल्प है अशोक, कनिष्क, अश्वघोषा या वाशुमेध। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, वाशुमेध। स्पष्टीकरण, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो कुंदल वन कश्मीर में होती है 72 एडी में, जिस समय कुषाण के जो राजा थे कनिष्क, उनका राज्य था, उस समय जो अध्यक्षता थी इस काउंसिल की वो वास्तुमित्रा को दी गई थी त्रिपिटका लिखने के लिए। अब त्रिपिटका जो है, इसका मतलब होता है थ्री बुक्स ऑन लीव्स, क्योंकि उस समय पेपर नहीं था तो लोग पत्तों पे ही लिखते थे। तो त्रिपिटका में 3 किताबें लिखी गई, जो कि असल में बुद्धिस्ट धर्म की मुख्य किताबें मानी जाती, यानी विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम, ये 3 किताबें लिखी जाती हैं। अगर हम बात करें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो रॉयल पैट्रोनेज था, यानी जो शाही मदद थी, राजा कौन कौन था वो अगर हम देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट हुई, उस समय जो राजा थे वो थे अजाता शत्रु। सेकंड के टाइम पे जो राजा थे वो थे काल अशोक। थर्ड के टाइम पे जो राजा थे वो थे अशोक। और फोर्थ के टाइम पे जो राजा थे वो थे कनिष्क। आगे बढ़ते हैं। अशोका ने बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार शुरू किया। विकल्प है कलिंग युद्ध से पहले, कलिंग युद्ध के बाद, अपनी मौत से ठीक पहले,
या जब वो राजकुमार हुआ करते थे तब? सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, कलिंग युद्ध के बाद। स्पष्टीकरण, अशोक एक भारतीय सम्राट थे, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने 268 से 232 बीसी तक राज किया। अशोका ने कलिंग में एक जंग छेड़ी थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत तबाही हुई। कलिंग, उसको आज के टाइम पे हम उड़ीसा के नाम से जाने जाते हैं। इस युद्ध में अशोक जो थे वो कामयाब हो जाते हैं, यानी वो कलिंग को जीत लेते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि कितने लोग मारे गए और कितनी तबाही मची, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और इसी बीच में वो मिलते हैं उपागुप्त से, और उपागुप्त उन्हें बुद्धिस्ट धर्म में कन्वर्ट करा देते हैं। तो अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया था कलिंग वॉर के बाद, और उसके बाद जो बुद्धिज्म को फैलाने की पॉलिसी थी वो भी उन्होंने अपनाई। कई सारे मिशंस भेजे कई सारे कंट्रीज में, जैसे इंडोनेशिया, लंका, सुमात्रा, इन जगहों पे, और वहां पे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओरिजिनल नेम है महाभारत का? विकल्प है राजतरंगिणी, भारत कथा, कथा सरित सागर, या फिर जय समीता। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, जय समीता। स्पष्टीकरण, जो ओरिजिनल नेम था महाभारत का वो जय समीता है, जिसे वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, सॉरी वेद व्यास द्वारा बताया गया था, और इसको लिखा था भगवान गणेश ने, जैसा माना जाता है। जब इसे असलियत में लिखा गया तो इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। बाद में इसमें कई सारे श्लोक जोड़े गए, और इस समय महाभारत में लगभग 1,00,100 श्लोक मौजूद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्क्रिप्शन में प्रयाग प्रस्ती के नाम से उसे जाना जाता है? विकल्प है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, होल इंस्क्रिप्शन, मेहरौली इंस्क्रिप्शन, या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। स्पष्टीकरण, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रयाग प्रस्ती के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त के टाइम पे इसे लिखा गया था और हरिसेन ने इसे लिखा था। और इसमें समुद्रगुप्त के जो कारनामे थे वो उसमें बताए गए, उन्होंने क्या क्या अचीव किया क्या नहीं। तो यदि हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये गुप्त रूलर थे। और हरिसेन की बात करें तो ये असल में राज्य कवि थे या कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रिंस्क्रिप्शंस में ही खुद को लिच्छवी द्वैत्रा लिखवाया था, जिसका मतलब है सन ऑफ लिच्छवी डॉटर, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त ने शादी करी थी लिच्छवी राजकुमारी से, और उन्हीं से उन्हें पुत्र हुए थे समुद्रगुप्त। तो अगर क्वेश्चन आए कि लिच्छवी द्वैत्रा का मतलब क्या है, तो लिच्छवी कन्या का पुत्र। और ये कहां पे लिखवाया गया? इलाहाबाद प्रिंस्क्रिप्शन में। इसको लिखा किसने था? हरिसेन ने। लिखवाया किसने था? समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे? विकल्प है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, या भीमसार। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, बिंदुसार। स्पष्टीकरण। बिंदुसार पुत्र थे चंद्रगुप्त के और अशोक के पिता, सुष्मिता के पिता और विटाशोक के पिता। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म को मानते थे? विकल्प है सिखिज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को या जूइशज्म को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, जैनिज्म। स्पष्टीकरण। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के प्राचीन भारत में, और हिस्टोरिकल जैन टेक्स्ट जो हैं वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त जैनिज्म को मानते थे, और जब उन्होंने जैनिज्म को अपनाया तो जो भी उनकी संपत्ति थी या ताकत थी उन्होंने उसे छोड़ दिया, और जो जैन मॉन्क थे, भिक्षु थे आचार्य भद्रबहु, उनके साथ वो चले जाते हैं कहां पे? रवन में, गोला में, जहां पे वो अपने आखिरी दिन बिताते हैं और व्रत रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है जब तक वो मर नहीं जाते, जिसको हम जैनिज्म में प्रैक्टिस मानते हैं सले खाना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह पे जो अवशेष मिलते हैं चौराइट के हड़प्पन टाइम के? विकल्प हैं लोथल, बनावली, दाइमाबाद या कालीबंगा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, दाइमाबाद। स्पष्टीकरण। दाइमाबाद एक रेगिस्तानी गांव है अहमदाबाद के पास में, जहां पे हमें हड़प्पन के समय का चेरॉइड देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टाउन को हम पोर्ट टाउन बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का? विकल्प है हड़प्पा, लोथल, रोपर या बनावली। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, लोथल। स्पष्टीकरण। लोथल एक पोर्ट टाउन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहां पे जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी उस समय की, जैसे उदाहरण के लिए मैसोपोटामिया, ये जो थी ये इंडस वैली के साथ ट्रेड करती थी। अगला प्रश्न है, जो एक संरचित कोरोनेशन सेरेमनी है, यानी किसी के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार कैसे करना है, वो निम्नलिखित में से किस स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है हिंदू धर्म के अनुसार? विकल्प है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मणा या अथर्ववेदा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, ऐतरेय ब्राह्मणा। स्पष्टीकरण। ऐतरेय ब्राह्मणा जो ऋग्वेद का हिस्सा है, वहां पे बताया गया है कोरोनेशन सेरेमनी को, यानी अंतिम संस्कार की प्रथा को। अगला प्रश्न है, मगस्थनी जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, वो भारत आते हैं निम्नलिखित में से किसके राज्य के दौरान 4वीं शताब्दी में? विकल्प है बिंदुसार, अशोका, अलेक्जेंडर या चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। स्पष्टीकरण। मगस्थनी एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जो भारत आते हैं 4वीं शताब्दी के दौरान,
और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के तौर पे कार्य करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और लगभग ये 5 साल तक भारत में रुकते हैं और यहीं पे एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था इंडिका। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।